साथियों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जारडा, जैसलमेर से। आज मैं फिर आपके सामने उपलब्ध हूँ आपसे एक विनती करने के लिए कि भाई, जंतर मंत्र वाले जो भाई है वो हमें अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन हम सारे पूर्व सैनिकों को हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं कि भाई, जो जंतर मंत्र पे 3 तारीख की कॉल है, आप जाइए, उसको सक्सेस कीजिए, क्योंकि उन लोगों ने कितनी मेहनत की है। जैसे आप देख लो कि प्रधानमंत्री जी की रैली होती तो कितने मतलब एडवर्टाइजमेंट होती है, तो दिन में 20-20, 30-30 एडवर्टाइजमेंट आपको उनके पीछे के जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, चाहे क्रियाकलाप हुए हैं, चाहे उन्होंने जो भी कार्य किए हैं, उनकी क्लिपें बना बना के आपको एडवर्टाइजमेंट की तो कोई कमी नहीं है। अब आपकी ये जो जाने की मानसिकता कैसी है या नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हम जिनको वो मानते हैं कि भी हम उनके दुश्मन हैं, हमने आज तक साहब की किसी रैली में किसी को जाने के लिए मना नहीं किया, किसी आंदोलन में जाने के लिए मना नहीं किया। पहली बात, हमारा जो भी हिंदुस्तान में एकता का प्रोग्राम हुआ, उसमें हमेशा ही साहब ने अपना रोड़ा अटकाया, ठीक है ना। तो वो उनका विचारधारा है, हमारी अपनी विचारधारा है। हम अपने पूर्व सैनिकों के लिए कुछ करना चाहते हैं। उनका क्या मकसद है, वो अभी तक तो लोगों को उनका मकसद ही समझ में नहीं आ रहा है, तो बाकी कैसे समझ में आएगा कि आखिर है क्या वो। क्योंकि कोई एक आदमी ऐसी लकीर खींच दे कि इस लकीर के उस पार मैं नहीं आऊँगा और इस पार तो मैं नहीं आने दूंगा, और फिर भी मुझे आपसे कुछ चाहिए, कुछ लेना है। तो भाई, ना तो आप जाएंगे ना उसको आने देंगे, तो पता नहीं ये आप कैसे ले पाएंगे। वो खुद ही बता सकते हैं, हम उसके बारे में नहीं बता सकते। लेकिन आप लोगों से विनती है कि जाइए जाइए जाइए, क्योंकि 3 तारीख को उनके जो प्रवक्ता है, माननीय बहुत बड़े हैं, उनके करीब 1 मिलियन हो चुके हैं अपना फॉलोवर। और जाने के लिए आप सभी को, उन फॉलोअरों को बोलता हूँ, कम से कम जो आप इनको अभी तक इतना बुश देते आए हैं, भाई आप तो जाओ। अगर आप 50% भी चले गए, जो इनके फॉलोवर है, ठीक है ना, जो इनको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, भाई तुम जाओगे तो भी 50,000 आदमी तो पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। नहीं तो फिर तुम झूठे ही इस आदमी को, बेचारे को ऊपर चढ़ा के और ज़मीन पे गिरा रहे हो, और कुछ नहीं है। दूसरा, अब भाई आचार संहिता लगने वाली है, और पूरे इस 1.5 साल में हम जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, तो आज हमारे पास में, हर सैनिक के पास में अभी 4 ऑप्शन है, आ गए हैं 4 ऑप्शन। आपको जिधर जाना है आप उधर जाइए, कोई आपके ऊपर बंदिश नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं कि ये जो 4 ऑप्शन को लीड करने वाले हैं वो कोई छोटे मोटे आदमी हैं, या उनके पीछे फैन फॉलोइंग नहीं है, या विचारधारा से चलने वाले नहीं हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ वीर बहादुर सिंह साहब को, जिन्होंने क्लियर कर दिया है कि भी वो अब किसी आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे, वो सिर्फ कोर्ट के सहारे ही अपने केस लड़ेंगे, और जो भी न्याय मिलेगा कोर्ट के सहारे आपको दिलाएंगे। तो जिनको जाना है वो उनके पीछे जाइए और जाके उनको मजबूत कीजिए, और अपने कोर्ट से अपना न्याय ले लीजिए, अपनी ओआरओपी ले लीजिए, जो कुछ करना है आप उधर चले जाइए, ठीक है। उसके बाद में फिर दूसरा ऑप्शन आता है अपने वीर सिंह चौहान का। उन्होंने क्लियर अपनी पूरी, इस आंदोलन से पहले ही वो शुरू हो चुके थे, लेकिन उन्होंने, उनकी मानसिकता जो कुछ भी थी, उन्होंने अपना बिल्कुल जग जाहिर करते हुए छाती ठोक के अपनी जय जवान जय किसान पार्टी बना ली, और उन्होंने आप सबको इनवाइट कर दिया, और 543 सीटों पे वो लड़ने जा रहे हैं। जिन भाइयों को राजनीति में जाके अपना ओआरओपी लेना है, वो उनके पीछे हो जाइए, तहे दिल से हो जाइए, तन मन से हो जाइए, और जाके उनको सहयोग कीजिए और अपना ओआरओपी ले लीजिए, पीछे मत रहिए। तीसरा,
इस हिंदुस्तान में एक विचारधारा की, यानी कि उसके साथ में किसी और की विचारधारा नहीं मिलती है, वो है साबका तरन तारण, साबका संघर्ष कमेटी तरन तारण। इसमें मुख्यतः 4 बंदों का अपना पूरा योगदान है, और वो चारों बंदे बहुत मतलब ऊंचे लेवल के, मतलब उनके हौसले, उनके सोचने की शक्ति, और वो बहुत ही उच्च दर्जे के कोटि के व्यक्ति है। और वैसे ही उनकी नौकरी रही है, वैसे ही उनका इतिहास रहा है, वैसे ही उनका मतलब वो बहादुर से में उनके जज्बों को सलाम है। तो आप अगर उनकी विचारधारा में सहमत करते हैं तो आप जाइए उनके साथ में। 3 तारीख से शुरू हो जाइए। उन्होंने 3 तारीख को आह्वान कर भी रखा है, किसानों को लिख भी रखा है कि बस इस 3 तारीख को निर्णय ले लिया जाएगा कि रोडें ब्लॉक की जाएगी और अपना टोल टैक्स बंद किए जाएंगे, रेलें रोकी जाएंगी, सब कुछ किया जाएगा। और जो भाई इसी तरह के आंदोलन में विश्वास रखते हैं वो बिल्कुल ना सोचें कि क्या होगा, वो इनके पीछे हो जाइए, हो जाइए। दूसरों को गाली मत दीजिए। आप, मैंने अभी बताया ना आपको, किसी को दोष मत दीजिए। आपके पास में ऑप्शन इतना बढ़िया खुला हुआ है और नेशनल लेवल पे खुला है, फिर किसी और को क्यों गाली दे रहे हो भाई? क्यों दे रहे हो? आपके आप सामने ऑप्शन ना हो ना, तब गाली दो ना कि यार हमें तो कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। अब ये 3 ऑप्शन आपको, अब उनकी विचारधारा इस हिंदुस्तान में किसी और संगठन से मिलती नहीं है, और न ही किसी और संगठन को वो अपने अंदर शामिल करने के लिए तैयार है, और न ही वो किसी के साथ जाने के लिए तैयार है। ठीक है ना? उनकी जो विचारधारा है वो अभी आपके सामने है, और वो सारी चीज़ें करेंगे जो एक आंदोलन में जो लोग करते हैं, चाहे पब्लिक परेशान हो, चाहे देश परेशान हो, चाहे प्रधानमंत्री परेशान हो, चाहे कुछ भी हो। 2, अब आता हूं मैं आपके सामने चौथे ऑप्शन पे, वो है दिग्गज वीरांगना महासंघ। इन्होंने अपना प्लेटफॉर्म बना दिया, आपको दे दिया कि भाई आइए, बैठिए, हमारे साथ मिलिए, और हम अपनी एक विचारधारा के साथ में सरकार से हमेशा संघर्ष करते रहेंगे और अपना हक लेंगे। हम वो कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि भारत सरकार का, भारत देश का, भारत के देश की जनता का, भारत की प्रॉपर्टी का, किसी का भी कहीं से भी कोई नुकसान हो, किसी का दिल दुखे, किसी का कुछ हो, ऐसा काम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हमारी मांगे हम सभी पूरे देश को एक करके, अपने पुरुष को एक करके एक मंच पे लाके सरकार को झुकाने में अपनी पूरी भरसक प्रयास करेंगे और अपनी मांगें मनवाएंगे। तो अब थे आपके पास में 4 ऑप्शन। इन चारों के ऊपर एक ऑप्शन और भी है, क्योंकि हम चाहे सैनिक है, हम बोलते हैं कि नहीं तो हम तो कोई राजनीतिक नहीं है। अरे भाई, आपने अभी आने वाले चुनाव में वोट देना है। अब मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, और वो प्रश्न ये है कि इस सरकार, जो अभी की सरकार से जवान, किसान, पहलवान, बेरोजगार, ओल्ड पेंशन, सरकारी कर्मचारी, मजदूर संघ, अपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, डॉक्टर्स, यानी कि ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं छूटी है जिसने इसके विरुद्ध आंदोलन नहीं किया हो, आंदोलन नहीं किया हो, डंडे नहीं खाए हो, जेल नहीं काटी हो, बसों में नहीं भरे गए हो, पानी की बौछारें नहीं खाई हो, बुलेट की गोलियां नहीं खाई हो। सब कुछ किया है ना, इस सरकार के। उसके बाद में, सब कुछ करने के बाद में भी इस चुनाव के अंदर अगर माननीय मोदी जी बाइज्जत अगर तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं और अपनी अच्छी लीड लेके बन जाते हैं, तो आप आगे से कोई आंदोलन करने की कोशिश ना करें। ठीक है ना? ना करें। इसका मैं कारण बताऊंगा कि उसके बाद में आप सिर्फ ये सोचिए कि आप लोकतंत्र में जी रहे हैं या किसी और तंत्र में जी रहे हैं। फिर आपको सिर्फ यही मंथन करना है हिंदुस्तान की जनता को कि आप लोकतंत्र में हैं या कैसे हैं। ठीक है ना? इतना सब कुछ अगर विपरीत चलने के बावजूद भी अगर अच्छी सीटों के साथ में अगर ये पार्टी आती है और अपनी सरकार बनाती है, तो मैं बोलता हूँ हम लोग गलत है, ये सही है, या फिर लोकतंत्र के अंदर कोई झोल है। ठीक है ना? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन नहीं करना क्यों? कि चुनाव के तुरंत बाद आपके ऊपर एक एक्ट लागू होगा कि प्रधानमंत्री के सरकार के विरुद्ध कोई भी बोलेगा 5 साल की सजा है, 1 करोड़ रुपए जुर्माना है।
मैं बंडल नहीं मार रहा हूँ। सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए, जो अंदर का अध्यादेश जो अभी बना है वो सैंक्शन भले ही ना हुआ हो, लेकिन मसौदा तैयार है और वो बाहर आने में कोई टाइम नहीं लगेगा। मतलब लगभग पास ही है, नहीं तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो अभी आप नहीं बोल सकते। पूरा का पूरा सोशल मीडिया में विरोधों के मतलब हजारों चैनल खुले हुए हैं, कितने मिलियन लोग हैं जो उन चैनलों को देखते हैं। उसके बाद में भी भाई सरकार अगर ये बनती है तो आप सोचो कि पब्लिक इनको चाहती है। आप और हम जो चंद लोग जो कर रहे हैं तो वो उनकी गिनती में नहीं है। फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोकतंत्र का विश्लेषण करना। अब मैं आता हूँ कल की एक बात पे कि मैंने बापू प्रगट से बात किया था और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, जो बात मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। प्रकट बापू ने बोला कि भाई आपने वीडियो देखा, आपने भी वीडियो बनाया, आपका वीडियो भी मैंने सुना, आपने भी अपने दिल की भड़ास निकाली। हाँ साहब बापू निकाली, पक्की निकाली, माफ़ी चाहता हूँ, मुझे दुख हुआ तो निकाली। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि लाखों लोगों ने वीडियो देखा, सबसे पहला व्यक्ति मैं था और मैं 95 साल का बंदा हूँ। मैंने ज़िंदगी में कितनी श्रद्धांजलियाँ दी होगी, क्या बापू बेटा तेरे को पता नहीं है? इतनी तो श्रद्धांजलियाँ, मैं इतना बुजुर्ग सैनिक हूँ, मैंने कितनी श्रद्धांजलियाँ दी होगी। तो क्या मेरे को पहले अक्ल नहीं थी कि भी मुझे फूल उनके चरणों में डालने हैं? मैंने अपने पूरे दोनों हाथों में भरे हुए फूल उनके ऊपर क्यों चढ़ाए? मेरा मैसेज तो क्लियर था। समझने वाले समझ गए, ना समझे बेटा वो अनाड़ी है, तू भी अनाड़ी है। मेरे फूल पहले, मैं पहला व्यक्ति था, उन चारों पे सर पे गए हैं, न कि उनके वो गए हैं। फिर जब उन्होंने मेरे को बोला नहीं नहीं नीचे, तो भैया मेरे खाली हाथ थे, अधूरे फोटो थे, मैंने फिर भी उनके चरणों को हाथ लगाया, अपने सर पे हाथ लगा के साइड हो गया। अब आपकी शिकायत है मेरे संगठन से, तो कोई भी बाप अपनी औलाद को मारता नहीं है, सुधारने की कोशिश करता है। मैं 3 तारीख को जाऊंगा, जिन जिन की शिकायत है मैं उनको बिल्कुल फटकार के बोलूँगा और साथ में ये चीज़ करूँगा कि भी ऐसा मत करो, लोग आपसे दूर होते जा रहे हैं। तो उन्होंने ये जो चीज़ बोली, मैंने फूल बरसाए, मैंने उनके चरणों का हाथ लगाया। मुझे जो आपको बदनाम करना कीजिए, आपने भी किया, सब ने किया, लेकिन मेरी उस भावना को कि अगर मैं पहला व्यक्ति था, 95 साल से मैं कर रहा हूँ ये सब चीज़ें, मैंने फूल उनके सबके ऊपर फेंके हैं, बरसाए हैं। अब मेरे साथी तो समझने से रहे, क्योंकि वो आप लोग साल भर से देख रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला कि हरबाल को अरबाल समझता है मेरे को एक आदमी, या दूसरा थोड़ा बहुत गौसल समझता है और वो गलती करता तो माफ़ी मांग लेता है, बाकी मेरी बात नहीं मानते। जो मैं आपको बेटा, आपसे हमारी मेरी बात होती है, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ। तो मैं फिर आपकी तरह के बापू की अगर ये मंशा थी, उन्होंने इस मंशा से अगर फूल बरसाए, तो मैं उनको धन्यवाद बोलता हूँ और अपनी गलती की क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।